ऑस्कर्स में चेनसॉ मैन रेजे आर्क मूवी को बहुत बड़ा धोखा मिला, उतना ही बड़ा जितना बड़ा देंजी को लगता होगा कि रेजे ने उसको दिया है। इस मूवी के ऑस्कर ना जीतने का मुझे बहुत गम है, लेकिन रेजे और देंजी के ना मिलने के दुख से थोड़ा सा कम है। इस मूवी की एंडिंग ने मुझे ऐसा ट्रॉमा दिया है कि मैं अब तक इसके बारे में सोच रहा हूँ। पर ये हुआ कैसे? एक असासिन जो देंजी को मारने के लिए आई थी, वो उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा कैसे बन गई? इसकी वजह खुद रेजे है। उसके मन का कन्फ्लिक्ट उसे कभी पूरी तरह से एक हार्टलेस एनिमी नहीं बनने देता, और इस कन्फ्लिक्ट का कोर आइडिया इस डायलॉग में छुपा है। Would you rather be the country mouse or the city mouse? रेजे एक साधारण सी लड़की थी जिसे बचपन से ही कुछ चुनिंदा लोगों के साथ डेविल हाइब्रिड बनाकर सोवियत्स ने सिर्फ एक मकसद के लिए ट्रेन किया, टू किल। हनी ट्रैप के जरिए उसे चेनसॉ मैन का दिल लेने के लिए जापान भेजा गया, जिसके लिए उसने अपने पत्ते बिछाने शुरू किए। यूजुअल स्पाई बिजनेस यू नो। उसे पता था कि डेंजी को मैनिपुलेट करना चेनसॉ मैन पर काबू पाने से कई ज्यादा आसान है, और अगर छोटा बीम बीच में ना आता तो डेंजी का तो खेल खत्म था। डेंजी का हाथ से निकल जाना उसकी स्पाई शिक्षा की पहली लेयर कंट्रोल पर डायरेक्ट वार था, और शायद इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने अपनी राह में आने वाली हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। पर अगर कहानी इतनी ही सिंपल होती तो ये श्री श्री तात्सुकी फुजिमोतो महाराज थोड़ी ना कहलाते। असल में देंजी के साथ बिताए मोमेंट्स ने उसका परसेप्शन थोड़ा सा बदला और भावनाओं का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जो उसकी ड्यूटी और उसके एक्शंस में खलल पैदा करने लगा। स्कूल में रेजे के पास देंजी को मारने का हर एक मौका था, बट शी वॉज टू बिजी एंजॉइंग दीज मोमेंट्स एंड वांटेड देम टू लास्ट अ लिटिल लॉन्गर। या फिर शायद मैं कुछ ज्यादा ही होपफुल हो रहा हूँ। देंजी टू हैड द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। स्कूल में पूल वाले सीक्वेंस को लोग ठरक से एसोसिएट करते हैं, बट आई थिंक अगर तुम उससे थोड़ा सा आगे देखोगे तो इट्स मोर अबाउट ओपनिंग अप। सेक्स का ऑफर तो उसे हिमेनो ने भी दिया था, पर उसके साथ वो इतना नहीं खुला। स्कूल में की गई नग्न मस्ती में उसने अपने सारे बाहरी आवरण उतार कर खुद को एकदम वल्नरेबल स्टेट में रख दिया, और वल्नरेबल हम सिर्फ चुनिंदा लोगों के साथ ही होते हैं। पर इसमें कोई दो राहें नहीं है कि उसके दिमाग में अभी भी रेजे को धर दबोचने की प्लानिंग चल रही थी। दैट्स जस्ट ह्यूमन बायोलॉजी। पर देंजी ने रेजे में कुछ तो बदल दिया था। देंजी को फंसाते फंसाते वो खुद कब फंस गई उसे पता ही नहीं चला। उसका सिचुएशन से कंट्रोल छूट रहा था, बट शी डिडंट केयर, या फिर शायद उसे अंदाजा ही नहीं था that these moments were slowly eroding away her conditioned reality and the deep suppressed emotions were now kicking back. देखो, हर इंसान में दो तीन इंसान होते हैं, और ये बात उस इंसान को खुद पता हो ये जरूरी नहीं है। हम अपने इंस्टिंक्टिव एंड इंट्रूसिव थॉट्स को दबा देते हैं क्योंकि वो समय और समाज के मुताबिक नहीं होते, और धीरे धीरे असली पर्सनैलिटी कहीं अंदर दब जाती है और बाहर रह जाता है सिर्फ एक फसाड। रेजे का मामला तो इससे भी ट्रेजिक है। वो एक ऐसे सिस्टम में पली बड़ी है जहां लोगों ने उसे कभी एक इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया। पूरा एनवायरनमेंट उसे बस एक वेपन की तरह देखता था, जिसकी वजह से उसके अंदर की चुलबुली बालिका कभी ओपनली एग्जिस्ट कर ही नहीं पाई। ये सिचुएशन कुछ राइनर जैसी है, जहां वो एक वॉरियर है या फिर नॉर्मल इंसान। ये थॉट कॉन्स्टेंटली उसके दिमाग की धज्जियां उड़ाता रहता है। रियलिटी आंखों के सामने होते हुए भी उसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। रेजे को सोवियत यूनियन ने स्टेट के कॉमन गोल के लिए एज अ वेपन शेप किया है, और क्योंकि वेपन्स को मास प्रोड्यूस किया जाता है तो उनकी कोई खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है। रेजे का प्लेफुल साइड जो हम कैफे सीन्स में देखते हैं वो एक्चुअली उसका रियल सेल्फ हो सकता है, बिल्कुल राइनर के स्काउट्स वाले दिनों की तरह। लेकिन समाज और उसकी शिक्षा उनकी ये साइड कभी एग्जिस्ट करने ही नहीं देंगे, जिसकी वजह से इन दोनों कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी इस कॉन्ट्रडिक्शन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, जहां वो कॉन्स्टेंटली अच्छे भी हैं और कॉन्स्टेंटली बुरे भी हैं। एक तरफ नॉर्मल मस्तीखोर चुलबुली लड़की और दूसरी तरफ एक वेपनाइज्ड असासिन। जब किसी इंसान को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी यूटिलिटी में है, तो वो इंसान इवेंचुअली अपने इमोशंस को भी टूल की तरह ट्रीट करने लगता है। लेकिन वो इमोशंस तब भी कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी आइडियोलॉजी हो, वो बायोलॉजी को नहीं मार सकती। यही रीजन है कि रेजे देंजी को मैनिपुलेट भी करती है और साथ में जेन्युइनली उससे कनेक्ट भी करती है, क्योंकि उसे भी घंटा नहीं पता कि क्या सही है और क्या नहीं। वेयरएज़ देंजी की अपब्रिंगिंग बिल्कुल अलग तरीके से हुई है। जिंदगी बेकार तो थी, लेकिन मस्त थी, विदाउट एनी सिस्टमैटिक कंट्रोल। उसके पास सोसाइटी नहीं थी, कोई मॉरल फ्रेमवर्क नहीं था, और तो और कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थी जो उसकी मोरालिटी को एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करे। तो फिर समाज से क्या लज्जा? जो दिमाग में होगा वही जबान पर होगा। वो बाकियों की तरह हिपोक्रेट नहीं है। रेजे के धोखा देने के बाद कुत्तों की तरह चिल्लाना कि सारी दुनिया सेल्फिश है, हर कोई बस उसे यूज करना चाहता है, हर किसी को बस चेनसॉ मैन का दिल चाहिए, पर उसके दिल का क्या? ये सारे शब्द उसके दिल से निकल रहे थे, एकदम प्योर ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि उसका सोशल मास्क कभी डेवलप ही नहीं हुआ। उसका व्यवहार, वह इच्छाएं
सादा और साधारण है। पेट भरने को खाना, बात करने को लोग और प्यार करने को औरत, बस इतना ही चाहिए उसे। धमाकेदार बैटल के बाद रेजे को जाने देना और लौट कर आने का वादा लेना, दीज एक्शन शो कि डेंजी वाज जेन्युइनली टच्ड बाय द एक्सपीरियंस शेयर्ड विद हर, जो इन टर्न रेजे को संकेत देता है कि किसी ने उसे भी चाहा विदाउट एनी सेल्फिश और करप्ट रीजन। वो जान चुकी थी कि डेंजी पूरा पागल है। ही जेन्युइनली लव्स हर wholeheartedly and unconditionally, जो उसे ना कभी किसी से मिला और ना कभी मिलेगा। उसे उसमें एक नई सुकून भरी जिंदगी दिख रही थी। डेंजी उसकी टूटी हुई पर्सनैलिटी का बाकी आधा हिस्सा था और इसी मोमेंट में पहली बार वो खुद के इमोशंस को फ्री बहने देती है इंस्टेड ऑफ टेकिंग कोल्ड एंड कैलकुलेटिव डिसीजंस। वो बिना कुछ सोचे कैफे की तरफ भागने लगती है, desperately trying to chase the life she never had, dropping her guard down and being vulnerable। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तुम इतनी पावरफुल और ब्रूटल मशीनरी का हिस्सा हो तो डिसीजन सिर्फ तुम नहीं ले रहे हो। इस गेम में और भी प्लेयर्स हैं जो कंट्रोल चाहते हैं और जैसा एक्सपेक्टेड था वही होता है। रेजे इज किल्ड बाय माकिमा, जिसके डेंजी को लेकर अपने खुद के प्लान्स हैं। मांगा रेजे और डेंजी के रिलेशनशिप को थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट देती है। मांगा को जब तुम एज अ होल देखते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि ये पूरा आर्क डेंजी की लाइफ का सबसे सुखद हिस्सा है, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है वो ना तो डेंजी सह पाएगा और ना ही तुम देख पाओगे। और यहाँ पर द मैड जीनियस तात्सुकी फुजिमोतो की राइटिंग की प्रशंसा करना आवश्यक है। उन्हें इमोशंस लिखना नहीं आता, लेकिन एब्सर्ड एक्शंस के जरिए वो उन्हें प्रोजेक्ट करना बखूबी जानते हैं। दुखद घटना पास से देखने पर दुखद है और दूर से देखने पर हास्य। आई डोंट नो हु और व्हेन बट समवन सेड इट। और ये दोनों इमोशंस जहाँ पर ओवरलैप करते हैं, फुजिमोतो का लेखन वहीं सटीक खेलता है। कभी कभी हम इंटेंस ट्रेजेडी में भी फेक कॉमिक सिनेरियोस बनाने लगते हैं। ये हमारे दिमाग की कोप करने की एक प्रक्रिया है जिसे फुजिमोतो विदाउट इवन मेंशनिंग पेपर पर उतार देते हैं। अपने दोस्त की मृत्यु पर मौन कर रहे हो, ये ले किक एस किक। इट्स नीदर डार्क कॉमेडी नॉर सटायर, बस सीरियस कहानी में बचकांडपना और बचकांडपने में सीरियस कहानी। कुछ फैंस ने पॉइंट आउट भी किया था कि रेजे का कॉस्ट्यूम ओरिजिनली एक BDSM यानी बड़े दिल वाली सुंदर महिला के वीडियो से इंस्पायर्ड है। अब सच है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन फुजिमोतो से उम्मीद यही है। अब आखिर BDSM किसे नहीं पसंद। ये तो प्रेम का वो अंतिम पड़ाव है जहाँ पर ट्रस्ट इतना गहरा हो जाता है कि मुंह में बॉल और पिछवाड़े पे चाबुक भी अच्छा लगने लगे। अगर कोई ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हारे साथ खड़ा है तो वो हमेशा खड़ा रहेगा। आप लोग लेकिन बैठ जाइए, थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, लेकिन जो बात मैंने बोली है वो 90% सत्य और 100% फनी है। और ऐसी ही घटनाओं से प्रेरणा लेना फुजिमोतो साहब को बहुत पसंद है। Either Fujimoto was bullied so badly that he never recovered, or he was bullied so badly that he started enjoying it. और इनका काम और इंटरव्यू देखकर तो यही लगता है दैट द रियलिटी इज मच क्लोजर टू द लेटर। फुजिमोतो क्लास का वो बच्चा है जो बैक बेंचर्स के साथ रहते हुए भी टॉप करता है। लेकिन खैर, इस मैड जीनियस की बात शुरू की तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, सो रेजे पर वापस आते हैं। रेजे की मौत पर हमें इसलिए दुख नहीं होता कि डेंजी की फर्स्ट लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, बल्कि इसलिए होता है कि ये लव स्टोरी क्या हो सकती थी। डेंजी और रेजे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। अगर वो दोनों साथ होते तो शायद दोनों की जिंदगी कई गुना बेहतर और सुकून भरी होती। अ लाइफ विदाउट रिग्रेट्स। रेजे का मरते मरते कहना कि वो भी कभी स्कूल नहीं गई, इस बात का रिग्रेट नहीं है कि वो पढ़ लिख कर एस्ट्रोनॉट नहीं बन पाई या फिर उसे नोबेल प्राइज नहीं मिल पाएगा। ये सेंटेंस दिखाता है दैट शी नेवर हैड फ्रेंड्स, दैट शी वाज अलोन हर एंटायर लाइफ जस्ट लाइक डेंजी। और इस भोंदू को तो पता भी नहीं है कि वो क्या मिस कर रहा है। इसके लिए तो अभी सब कुछ नया है। बट रेजे न्यू व्हाट शी वाज मिसिंग एंड शी वाज रिग्रेटिंग एवरी बिट ऑफ इट। अब मानो या ना मानो, लेकिन स्कूल में बिताए दिन जीवन के सबसे सुखद दिन होते हैं। और अगर तुम अभी स्कूल में हो और इस बात से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता दूं कि स्कूल के बाहर दुख, दर्द, पीड़ा और मृत्यु ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। सो जस्ट सिट बैक, डू योर होमवर्क एंड रिलैक्स। स्कूल में तुम्हें बस कुछ नॉर्मल से टास्क करने होते हैं। तुम्हारे दोस्त बनते हैं जिनसे तुम अपने सबसे पर्सनल थॉट्स, हैप्पीएस्ट मोमेंट्स एंड गिल्ट शेयर कर पाते हो। स्कूल में ही आपको आपके जीवन का पहला क्रश, हार्ट ब्रेक और पहली अचीवमेंट्स एंड डाउनफॉल्स देखने मिलते हैं। दुनिया के सबसे गए गुजरे स्कूल में भी हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। स्कूल इज अ फैंटास्टिक प्लेस वेयर ऑल द मैजिक ऑफ आवर नॉर्मल लाइव्स हैपन एंड रेजे वांटेड टू फील व्हाट दिस नॉर्मल फील्स लाइक। बट एट द एंड ऑफ द डे वो बस इसका सिर्फ सपना ही देख सकती थी, बिकॉज देयर वॉज ऑलवेज अ टिकिंग रिमाइंडर दैट शी वॉज नथिंग बट अ वेपन मोल्डेड एंड ट्रेन्ड टू बी अ ब्रूटल कोल्ड हार्टेड असासिन। एक बॉम्ब जिसका सिर्फ एक ही काम है, तबाही फैलाना। ये एक ऐसी जिंदगी है जो उसने कभी चुनी भी नहीं। She was placed in this hellish life without her own will, just like the mouse who was thrown into the chaotic, harsh city and wanted to flee to the countryside to live a happy, peaceful life.
डेंजी ऑन द अदर हैंड कम्स फ्रॉम द कंट्री साइड एंड विशेस फॉर द सिटी लाइफ। सिटी उसको जॉब ऑफर करती है, खाना देती है और कंफर्ट देती है, बट बोथ ऑफ देम आल्सो वांटेड समथिंग कॉमन दैट दे नेवर हैड इन देयर एंटायर लाइफ, समवन हु जेन्युइनली लव्स देम फॉर हु दे आर and not for what they can offer, and they were this close to having something real for the first time in their life। अगर मूवी के एंड में वो दोनों बस एक बार मिल जाते, अगर एक बिल्ली आके हमारे कंट्री माउस को ना खाई होती तो शायद जिंदगी कुछ और हो सकती थी। पर अब ना तो रेजे को कभी उसकी जिंदगी का पहला गुलदस्ता मिलेगा और ना ही कभी डेंजी को ये पता लगेगा कि उसे धोखा नहीं, प्यार मिला था।